नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की क्लास में आप सभी लोगों का। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस पढ़ा, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रक्रम है पूरा का पूरा, वो हमने पूरा डिस्कस किया। 2 घंटे की क्लास थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये ज़रूर कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लीजिए। उसके बाद आज अपन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जितना इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था उतना ही इम्पोर्टेंट इसके एप्लीकेशन हैं। दोनों से सवाल बनते हैं और सवाल बहुत आसान आएगा, इसमें कोई अपन को दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। आपको बस जो जो चीज़ें मैं बताऊं उनको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और नहीं भी बनाते हो तो आपको मैं टेलीग्राम पे नोट्स दे दूंगा। कुछ बच्चों को टेलीग्राम नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, मनी जानी बायोलॉजी नाम से आप सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मैं बायोलॉजी के नोट्स जो हैं, जैसे ही चैप्टर पूरा होता है वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और भी सूचनाएं वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये ठीक है, होगी बात। अब अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। हिंदी में इसको चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जैव प्रौद्योगिकी के जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन है अपन को मेनली 2 चीज़ों में पढ़ने हैं। एक तो एग्रीकल्चर फील्ड में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, और दूसरा है मेडिकल फील्ड में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। इन 2 क्षेत्रों के अंदर जैव प्रौद्योगिकी ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे हैं, हमारे जो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अपन ने पहले भी इसकी परिभाषा पढ़ी कि जैव प्रौद्योगिकी का महत्व ही है कि ऐसे उत्पाद बनाना जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो, मनुष्य की सेवाओं के लिए उत्पाद बनाते हैं। तो अपन इसमें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली अपन इसमें एक चिकित्सा के क्षेत्र में और एक कृषि के क्षेत्र में, 2 क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है? चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम इसमें रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यानी कि आर्टिफिशियल इंसुलिन। अब इसमें पूरा समझेंगे क्यों इंसुलिन की जरूरत पड़ी, किसने बनाया, वो सारी चीजें। तो पहला मेडिकल फील्ड में है कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जिसको अपन नाम दे देते हैं ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन का निर्माण अपन करेंगे। फिर दूसरे में अपन पढ़ेंगे हिरुडीन का निर्माण। ठीक है, दूसरा जो एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड का वो है हिरुडीन का निर्माण। फिर तीसरा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कुछ थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और चौथा हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि आणविक निदान जिसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और 5वीं चीज अपन पढ़ेंगे जीन थेरेपी। ये 5 चीजें अपन को मेडिकल फील्ड में पढ़नी है। ठीक है, 5 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले ह्यूमुलिन का निर्माण, फिर हिरुडीन का निर्माण, फिर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि आणविक निदान, और 5वीं जीन थेरेपी। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हम कुछ फसलें बनाएंगे, ऐसी फसलें जैसे कि गोल्डन राइस का निर्माण किया गया, टमाटर की फ्लेवर शावर किस्म का निर्माण किया गया, बीटी कॉटन का निर्माण किया गया, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये अपने चैप्टर में रहने वाला है। आज की क्लास का सार मैंने आपको बता दिया। अब अपन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो पहला अनुप्रयोग है वो मैंने आपको बता दिया, ह्यूमुलिन का निर्माण। ह्यूमुलिन 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 का निर्माण। ह्यूमुलिन क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। ह्यूमुलिन क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है। अब रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ये चीज आपको तभी समझ आएगी जब आपने पहली क्लास लगाई है। ह्यूमुलिन क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है, या अपन कह सकते हैं कृत्रिम इंसुलिन है। ठीक है, ये क्या है? आपका कृत्रिम इंसुलिन है। कृत्रिम इंसुलिन, आर्टिफिशियल हमने इसको बनाया है। तो कृत्रिम इंसुलिन या अपन कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता है, जिसको अपन ह्यूमुलिन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना इसको, 1 मिनट।
फ्लैश कम हो गया क्या? फ्लैश कम हो गया? चलो ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ह्यूमुलिन या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी, अब ध्यान से सुनना। आप सबने आसपास डायबिटीज के पेशेंट देखे होंगे, है ना, जिनको डायबिटीज हो रखा है। हिंदी में इसको अपन मधुमेह रोग कहते हैं। तो डायबिटीज नाम की जो बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस अपन कह सकते हैं उसको, उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है। डायबिटीज जिनको होता है उनके अंदर क्या हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है। ठीक है, बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है। अब अगर उनको डायबिटीज है मतलब इंसुलिन की कमी है, और अगर उनको जीवित रखना है तो उनको इंसुलिन चढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि अगर डायबिटीज हो गया और डायबिटीज के अंदर इंसुलिन कम होता है तो इंसुलिन चढ़ाना पड़ेगा उसको। अब वो इंसुलिन लाए कहाँ से, वो इंसुलिन कहाँ से लाए भाई? मनुष्य के अंदर जैसे कि मैं हूँ, आप हो, जिसको डायबिटीज नहीं है, तो हमारे अंदर जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता है। उनके अंदर वो अग्नाशय इंसुलिन नहीं बढ़ा पाता, है ना, तभी तो इंसुलिन की कमी हुई, तभी तो डायबिटीज हुई। अब उनके अंदर वो इंसुलिन चढ़ाए कहाँ से? सर किसी दूसरे व्यक्ति से लेके चढ़ा दो। भाई दूसरा व्यक्ति जो है वो तो खुद अपना इंसुलिन बना रहा है, उसके जितनी रिक्वायरमेंट है वो अपना उतना इंसुलिन बनाएगा, है ना। क्या फर्क पड़ जाएगा? और कितने बार निकालोगे आप एक दूसरे व्यक्ति का? ठीक है, उसको तो टाइम टू टाइम इंसुलिन चाहिए, है ना। तो शुरुआत में क्या करते थे, जो मवेशी होते हैं, केटल्स होते हैं, उनकी अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त करते थे और वो चढ़ाते थे, ऐसे काम चलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा अपना भी एक इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, और प्रतिरक्षा प्रणाली का काम भी यही होता है कि बाहर से अगर कोई चीज दिखे तो उसके प्रति अटैक करना, यही तो प्रतिरक्षा प्रणाली का काम है। तो अब अगर आप किसी दूसरे जीव का इंसुलिन किसी दूसरे जीव में चढ़ा रहे हैं तो इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होगा, है ना भाई। वहां पे नॉर्मल केस में केमिकल नेचर लगभग सेम होने की वजह से नहीं होता था, लेकिन कुछ व्यक्तियों में वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता था और वो उसके शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर देता था। तो ये कोई उसका अच्छा सोल्यूशन नहीं था, है ना। अब इंसुलिन लाए कहाँ से, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर उन्होंने बहुत प्रयास किए, ई कोलाई के अंदर भी ट्राई किया, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसको ई कोलाई में डाला, लेकिन वो भी प्रो इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं हुआ, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया में भी इसका प्रयोग किया। फिर फाइनली एक कंपनी आती है, एलाई लिटी नाम की कंपनी है, 1983 के अंदर वो जो है वो इंसुलिन बनाने में सक्षम हुई। उन्होंने कैसे इंसुलिन बनाया? इंसुलिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है, जो परिपक्व इंसुलिन होता है, उसमें दो चेन होती है, चेन ए और चेन बी। ये चेन क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब इस कंपनी ने क्या किया, चेन ए और चेन बी को सीक्वेंस करने वाले जो कोड थे उनको पृथक पृथक रूप से तैयार किया और फिर दोनों को मिला करके लाइगेज करके क्या कर दिया, जो मैच्योर इंसुलिन है उसका निर्माण कर दिया। और उसी को ही अपन क्या कहते हैं, ह्यूमुलिन या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार मैं लिख देता हूं, नहीं समझ आई तो फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन, आरंभिक स्तर पर डायबिटीज मेलिटस के उपचार हेतु इंसुलिन मवेशियों के, मवेशी मतलब केटल्स होते हैं, मवेशियों के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था। लेकिन कई व्यक्तियों में ये एलर्जी उत्पन्न कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक समस्या थी कि भाई वो इंसुलिन काम का नहीं, एलर्जी उत्पन्न कर देता था तो काम का नहीं। तो
फिर क्या आता है 1983 में 1983 में एक कंपनी है एलाई लिटी। कंपनी का नाम ध्यान से याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल आ सकता है। कंपनी का नाम है एलाई लिटी। इसने क्या किया, एलाई लिटी ने इंसुलिन से संबंधित चेन ए व चेन बी के सीक्वेंस पृथक रूप से तैयार किए, यानी कि अलग अलग चेन बनाई, चेन ए अलग बनाई, चेन बी अलग बनाई, पृथक रूप से तैयार की और इनको जोड़कर परिपक्व इंसुलिन का निर्माण किया गया, परिपक्व इंसुलिन बना। अब एक चीज ध्यान रखना, परिपक्व मैं क्यों बोल रहा हूं, इंसुलिन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रो इंसुलिन जो इमेच्योर होता है, और एक होता है परिपक्व इंसुलिन या इंसुलिन अपन को उसको कह सकते हैं। तो जो प्रो इंसुलिन होता है ना, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है, इंसुलिन में डिफरेंस क्या है। प्रो इंसुलिन जो होता है ना उसके अंदर चेन ए और चेन बी ये तो होती है, ये तो इंसुलिन में भी होती है, अभी अपन ने बात की चेन ए और चेन बी। लेकिन जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, उसको अपन कहते हैं सी पेप्टाइड। ये जो सी पेप्टाइड होता है ये केवल और केवल प्रो इंसुलिन में होता है, इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता, इंसुलिन में सी पेप्टाइड जो है वो नहीं पाया जाता, और सी पेप्टाइड का हटना ही इंसुलिन का परिपक्वन है। समझ रहे हैं? तो ये आपको चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है जबकि इंसुलिन में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रो इंसुलिन और इंसुलिन के अंदर डिफरेंस हो, चेन ए और चेन बी क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और ये जो चेन ए और चेन बी है ना, ये कुछ इस तरीके से चेन ए और चेन बी, मान लो ये ए है ये बी है, ये बीच में से ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है ऐसे। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड मिल रहा है ना, ये सल्फर सल्फर, इसको अपन कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये कौन सा हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। तो ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, अब अगर सवाल और भी ज्यादा टफ बनाना चाहे तो वो ये पूछ सकते हैं कि चेन ए में कितने अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में कितने होते हैं, सी में कितने होते हैं। तो ये भी याद रख लो भाई, इसमें होते हैं 21 अमीनो एसिड, इसमें होते हैं 30 अमीनो एसिड, और इसमें होते हैं 33 अमीनो एसिड। इससे बाहर एक पॉइंट नहीं जा सकता, वो एग्जामिनर चाहे कुछ भी दे दे इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, समझ आ गई इतनी बातें, समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देखो इससे सवाल नहीं बनेगा, ये बस अपन को समझने के लिए है कि एक अपन ने बैकग्राउंड बना लिया। सवाल क्या बनेगा, सबसे पहले तो एलाई लिटी कंपनी ने 1983 में 1983 में ये जो है वो कृत्रिम इंसुलिन बनाया कैसे। कृत्रिम इंसुलिन में चेन ए और चेन बी होती है, इन दोनों के पृथक सीक्वेंस उन्होंने तैयार किए और इन दोनों को जोड़ करके इन्होंने ये इंसुलिन बनाया। अब हमने समझा कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या फर्क होता है। इंसुलिन के अंदर केवल चेन ए और चेन बी होती है, जबकि प्रो इंसुलिन में चेन ए और चेन बी के अलावा ये दोनों तो होती है, सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा पाया जाता है जो कि इंसुलिन में नहीं होता या परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। फिर हमने कहा कि ये जो चेन ए और चेन बी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेनें जो है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इतनी बातें आपको ह्यूमुलिन के बारे में ध्यान रखना है। ह्यूमुलिन क्या है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है, और क्यों बनाया, डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट है जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको अपन इंसुलिन देने के लिए इसको बनाया। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई।
लिख लो इसको। बेटा चलो, ये हमारा पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे दूसरा कौन सा था। मैंने 5 चीजें बताई थी चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला ह्यूमुलिन, दूसरा हिरुडीन। पहला ह्यूमुलिन, दूसरा हिरुडीन। हिरुडीन होता क्या है, सबसे पहले अपन समझेंगे कि हिरुडीन होता क्या है, फिर समझेंगे हिरुडीन के बारे में। भाई इंसुलिन तो अपन को पता था कि इंसुलिन जो है अग्नाशय से बनाता है और डायबिटीज मेलाइटिस के उपचार में इसका प्रयोग होता है, ये हमें पता था। लेकिन हिरुडीन क्या होता है, हिरुडीन क्या होता है। दूसरा, हिरुडीन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ हिरुडीन। हिरुडीन क्या होता है समझो पहले, हिरुडीन होता क्या है। हिरुडीन एक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ, या अपन कह सकते हैं प्रोटीन है, पदार्थ या प्रोटीन है, जो रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है या रक्त के थक्के को घोलने का काम करता है। स्कंदन का मतलब क्या होता है, जमना। स्कंदन का मतलब जमना। यह है प्रतिस्कंदक, यानी कि जमने से रोकना। प्रति मतलब उल्टा, एंटी। तो यहां पे हिरुडीन जो है इसका काम आपको समझ में आना चाहिए कि ये रक्त के थक्के नहीं बनने देता। सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, रक्त के थक्के नहीं बनने देता। ये सिंपल सा इसका काम। अब हिरुडीन का निर्माण कैसे करेंगे, इसका निर्माण कैसे करेंगे अपन, कृत्रिम हिरुडीन कैसे बनाएंगे। तो एक पादप है ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस पादप में टीआई प्लाज्मिड के द्वारा, मैंने यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड क्यों लिया, ये अगर आपने पहली क्लास देखी है तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि पादपों में जो वेक्टर अपन काम लेते हैं वो टीआई प्लाज्मिड होता है। ब्रेसिका नेपस पादप में टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से हिरुडीन संबंधित जीन प्रविष्ट करवाया, यानी कि जो जीन हिरुडीन का निर्माण करता है उसको हमने ब्रेसिका नेपस पादप में टीआई प्लाज्मिड की सहायता से ऐड की। ठीक है, तो जीन प्रविष्ट करवाया और इसके शीर्ष में, किसके शीर्ष में, पादप के शीर्ष में हिरुडीन का निर्माण हो गया। पादप के शीर्ष में क्या हो गया, हिरुडीन का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कि हिरुडीन होता क्या है और हिरुडीन का निर्माण कैसे करना है। समझ आ गई, 2 लाइनें हैं बस, इतनी याद रखनी है आपको। लिख लो इसको। मिटाओ। चलो, तीसरा है थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण। थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण, इतनी तो इंग्लिश समझ जाओगे। थेराप्यूटिक्स प्रोडक्ट्स का निर्माण, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का निर्माण। अब थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस, एरिथ्रोपोइटस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन,
हार्मोन, अल्फा बीटा इंटरफेरोन, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, ये जब अपन ने रक्त स्कंदन प्रणाली पढ़ी उसमें पढ़ा क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। ये सारे के सारे थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, जो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए जरूरी हैं उनको बनाना। अब थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स तो हानिकारक भी हो सकते हैं, कुछ जो है स्मगलिंग जो होती है उसके केस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सभी थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स को अप्रूव नहीं मिलता है, केवल ऐसे थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो मनुष्य के कल्याण के लिए है। ये हमने शुरुआत से भी पढ़ा है कि जो मनुष्य के कल्याण के लिए है उन्हीं थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स को अनुमोदन मिला है, अप्रूवल मिला है। तो भारत में केवल 12 ऐसे थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है, और पूरे विश्व की बात करें तो उसमें 30 थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको अनुमोदन मिल चुका है। तो ये बात भी अपन लिखेंगे, संपूर्ण विश्व में 30 थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स को अनुमोदन का मतलब होता है अप्रूवल, अनुमोदन मिला है, जबकि भारत में 12, ठीक है, भारत में 12 थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स को अनुमोदन मिल चुका है। ठीक बात समझ में आ गई? चलो लिखो इसको। बेटा इसको चौथा जो है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? आसान चीजें क्या समझना, बस जो बातें बताता जा रहा हूं उनको दिमाग में सेट करते जाओ। याद नहीं करना, लेकिन दिमाग में सेट करोगे, एक बार फिर से पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप। ठीक है, कौन सा था? चौथा, आणविक निदान। आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? देखो, अपन मान लो अपन को कोई न कोई ऐसी चीज, ऐसा रोगकारी जीव अटैक कर दिया, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है। वो शुरुआत में जब अटैक करेगा अपन को पता नहीं चलेगा। अपन डॉक्टर को कब दिखाएंगे? जब कुछ न कुछ हमारे शरीर पर लक्षण दिखेंगे, कुछ न कुछ हमारे शरीर पर लक्षण दिखेंगे, तब जाके हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तब वो जांच लिखता है। और मान लो अपन ने पहले भी दिखाई दिया, पहले डॉक्टर को दिखा दिया, और कोई भी लक्षण अभी अपन को नजर नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर जांच भी नहीं लिखे। यानी कि अपन बात करें परंपरागत रूप से, अपन यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट जो भी बोलो, वो कब करवाते हैं? जब उस रोग संबंधी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। और लक्षण दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? उस रोगकारी ने पूरी तरीके से अटैक कर दिया, पूरी तरीके से आपको उस रोगकारी ने जकड़ लिया है। अब वो रोग डिजीज आपको हो चुकी, तब जाके उसकी अपन जांच करवाते हैं, तो वो उसमें आता है और फिर उसका उपचार शुरू किया जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है कि जैसे ही रोगकारी ने अटैक किया, जैसे ही उस रोगकारी जीव ने अटैक किया, उसी समय ये बता सकता है कि इसने अटैक कर दिया है। शुरुआती अवस्था में जब लक्षण दिखे नहीं, तब भी ये बता सकता है कि इस रोगकारी का अटैक आपके शरीर में हो चुका है। कैसे? तो हमने एक पीछे तकनीक पढ़ी थी, पीसीआर। पीसीआर क्या होती है? एक जीन की मल्टीपल कॉपी बना देता, मल्टीपल, करोड़ों अरबों कॉपी बना देता। तो वो जो पीसीआर तकनीक होती है, उसी के माध्यम से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अगर एक सिंगल वायरस, अगर एक सिंगल बैक्टीरिया भी आपके शरीर में प्रवेश किया है, तो भी
वो बता देगा कि ये वायरस, ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है। समझ गए मेरी बात को? भाई अपन रोग लक्षण कब दिखेंगे? जब वो वायरस बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉपी अपने शरीर में बना लेगा, तब जाके वो अपना जो है वो लक्षण प्रकट कर पाए। 1 2 4 से तो कुछ नहीं होने वाला। उस समय भी अगर अपन को जांच से ये पता चल जाए कि ये बैक्टीरिया है, तो वो विधि होती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। समझ गए होंगे? अपन लिख देते हैं इसको परंपरागत रूप से सीरम टेस्ट या यूरिन टेस्ट हम तब करवाते हैं, देखो लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है, अपन अपने हिसाब से लिखेंगे। तब करवाते हैं जब रोग संबंधी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आणविक निदान द्वारा रोग कारक के फैलने, यानी कि उसका अंदर मल्टीपल कॉपी बनाने से पहले रोग कारक के फैलने व लक्षण उत्पन्न करने से पहले ही इसका पता लगाया जा सकता है। समझ गए बातों को? चलो, अब जैसे कि बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, सार्स, ये कुछ बीमारियां हैं। इनको अपन फैलने से पहले ही पीसीआर तकनीक के द्वारा इनका अपन क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियां, बर्ड फ्लू, सार्स, है ना? चलो, अब जैसे कि एड्स है, एड्स का भी अपन पता लग सकते हैं। कौन सी तकनीक के द्वारा? एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट, एड्स का पूरा नाम याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी है कि रोग कारक के फैलने और लक्षण उत्पन्न करने से पहले ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है इस तकनीक के द्वारा। और पीसीआर मेथड का इसमें प्रयोग करते हैं। पीसीआर मेथड करता क्या है? यही तो काम करता है कि एक जीव की मल्टीपल कॉपी वो बना देता है। ठीक है, अब ये तकनीक पूरी होती कैसे है? इसमें प्रोब वगैरह जो है वो जो भी संदिग्ध जीन है, संदिग्ध का मतलब जो भी सेल संदिग्ध है कि इसमें इस वायरस ने अटैक किया है, उसके साथ अपन एक प्रोब ऐड करते हैं। प्रोब जो है एक पदार्थ होता है 15 से 20 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लंबा एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोब। तो ये प्रोब की परिभाषा भी आप याद रख लेना कि प्रोब क्या होता है। 15 से 20 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लंबा जो है वो सीक्वेंस होता है, वो प्रोब होता है। इसको इसके साथ में ऐड करेंगे और फिर एक पूरा मेथड है जो अपन को नहीं जाना उस पर। ठीक है, इसको लिखो आप। अब अपनी अगली मेथड जो है वो होगी जीन थेरेपी। लिख लिया? लिख लिया इसको? जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी पांचवी है जीन थेरेपी। बहुत आसान है। जीन थेरेपी का मतलब समझो पहले। एक विकृत जीन, विकृत का मतलब खराब, खराब जीन को हटाकर उसकी जगह नया जीन लगाना, फ्रेश जीन लगाना। और इसमें जो भी मेथड हम प्रयोग करेंगे वो जीन थेरेपी। समझ गए बात को? विकृत जीन का प्रतिस्थापन एक नए जीन के द्वारा करने में समस्त विधियों का मिश्रण जीन थेरेपी। लिख लेते हैं इसको। विकृत जीन का प्रतिस्थापन
एक नए जीन द्वारा, यानी कि विकृत जीन का प्रतिस्थापन एक नए जीन के द्वारा, नए जीन को उसकी जगह अपन डालते हैं, इसको क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। इसको क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। अब देखो क्यों करते हैं सर, क्यों उसमें डालते हैं? तो ये तो सवाल आना ही नहीं चाहिए भाई, जीन विकृत है, जीन खराब है, खराब जीन है तो उसकी जगह अच्छा नया जीन डालना पड़ेगा, इस वजह से करते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया एक 4 वर्ष की बच्ची में, 4 वर्ष की लड़की थी, उसमें इस जीन थेरेपी का सबसे पहले प्रयोग किया। क्यों किया गया? उस लड़की में एक बीमारी थी जिसका नाम है स्किड डिजीज, स्किड, ठीक है, स्किड रोग, स्किड रोग हो गया। स्किड रोग में होता क्या है? एडीए एंजाइम की कमी हो जाती। क्यों? क्योंकि एडीए एंजाइम जो जीन बना रहा था वो जीन खराब हो गया, जो जीन एडीए एंजाइम बना रहा था वो खराब हो गया, खराब हो गया तो एडीए एंजाइम क्या हो जाएगा? कम बनेगा, और एडीए एंजाइम की कमी से स्किड रोग हो गया, है ना। तो स्किड रोग का कारण क्या है? कोई न कोई तो विकृत जीन होगा उसके पीछे, तभी तो स्किड रोग हुआ। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे स्किड रोग से ग्रसित 4 वर्षीय लड़की में इसका सबसे पहले जो है वो जीन थेरेपी का प्रयोग किया। स्किड रोग के बारे में समझना है। स्किड रोग में एडीए एंजाइम की कमी हो जाती है। सर एडीए एंजाइम क्या करता है ऐसा हमारे शरीर में? एडीए एंजाइम हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, टी लसिकाणु जो होती हैं, उनके परिपक्वन से संबंधित काम करें, उनके मैच्योरेशन से संबंधित काम करें। तो ये बातें अपन पहले लिख देते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसका? जीन थेरेपी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 4 साल की एक बच्चे में किया गया, ठीक है। चार वर्षीय लड़की जो स्किड डिजीज का नाम है स्किड रोग से ग्रसित थी, मैं किया गया, उसमें इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। स्किड की फुल फॉर्म याद रखना चाहो तो रख सकते हो, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। स्किड रोग, स्किड रोग में होता क्या है? एडीए एंजाइम की कमी हो जाती है। एडीए एंजाइम की फुल फॉर्म याद रखना चाहो तो रख लो, एडिनोसिन डीअमाइनेज, एडिनोसिन डीअमाइनेज, ठीक है, कटा तो नहीं दिख रहा है, एडिनोसिन डीअमाइनेज, इसकी इसमें कमी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले ये प्रयोग किया गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जीन थेरेपी होती क्या है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया, स्किड रोग में क्या होता है, एडीए एंजाइम क्या होता है, ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है, रख लोगे। अब एडीए एंजाइम क्या करता है? एडीए एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन से संबंधित कार्य करता है। टी लिम्फोसाइट यानी कि लसिकाओं, टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन का कार्य करता है। कौन? एडीए एंजाइम, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अच्छा, अब जीन थेरेपी जो है अपन विकृत जीन का प्रतिस्थापन तो करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा, सबसे प्रभावी होगा जब अपन इस जीन का प्रतिस्थापन भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही करते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो मां के गर्भ में है, उस समय ही उसके विकृत जीन का पता लगा के और उसको नए जीन से ट्रांसफर कर देना, यह सबसे प्रभावी उपचार माना गया है। ये भी आपको लिखना है कि स्थायी उपचार हेतु, ये अलग से नोट करके लिख लेना, स्थायी उपचार हेतु जीन थेरेपी, या अपन कह सकते हैं जीन का
प्रतिस्थापन एक ही बात है, जीन का प्रतिस्थापन करते हैं उसी को जीन थेरेपी कहते हैं। तो स्थायी उपचार हेतु जीन थेरेपी या जीन का प्रतिस्थापन आरंभिक भ्रूणीय परिवर्धन, आरंभिक भ्रूणीय परिवर्धन जो है उस समय कर दिया जाना चाहिए। ये अलग से नोट करके अपन को लिखना। जीन थेरेपी क्लियर हुई, 4-5 बातें हैं, बस वो दिमाग में रखना। ठीक है, इतनी बातें समझ पाएगी नहीं पाए बताओ? मिटा दो इसको। चलो, चिकित्सा क्षेत्र में अब कंप्लीट, पांचों के पांचों चीजें अपन ने पढ़ ली। अब हम आएंगे कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी ने क्या क्या बड़े काम किए हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर फील्ड में जो है क्या क्या प्रयोग है इसके। कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले सुन लो, हमने ऐसे पौधे बनाए जो जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाएं। जैविक कारक क्या हो सकते हैं? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, ये जैविक कारक है। तो जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाले पादप हमने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि भाई पादपों के अंदर, अपन के अंदर अगर जीवाणु, वायरस ये बीमारी उत्पन्न करते हैं तो पादपों में भी तो करेंगे, तो इसलिए जो फसल का उत्पादन है वो कम होगा। तो इस वजह से हमने कुछ ऐसे पादप बनाए जो इन वायरस, जीवाणु, जो भी जैविक कारक हैं उनके प्रति इनमें प्रतिरोधकता है, वो इन पौधों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे पौधे हमने बना दिए। दूसरे तरीके के हमने पौधे बनाए कि मतलब एक इसमें और भी गुण विकसित किया कि अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली। अजैविक कारक क्या हो सकते हैं? उच्च तापमान, उच्च लवणता। तो ये भी पौधों की जो उत्पादकता है ओवरऑल उसको कम करती है। भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी पौधे के लिए काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा लवणता हो गई है ना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो पौधों के काम की नहीं है। तो हमने ऐसे पौधे बनाए जो इनके प्रति भी प्रतिरोधकता विकसित करने की क्षमता रखते हैं। फिर हमने ऐसे पौधे बनाए जो पोषक तत्व हैं उनका दक्षता के साथ प्रयोग कर सके। पौधे जितने अच्छे पोषक तत्व उसको मिलेंगे वो उतनी अच्छी पैदावार होगी। तो हमने ऐसे पौधे बना दिए जो पोषक तत्वों का बहुत अच्छी दक्षता के साथ प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये बातें अपन लिखते हैं। जैविक कारक, जैविक कारक कौन से हो गए? वायरस, जीवाणु, कवक, ये आप समझ गए। जैविक कारकों के प्रति पादपों में प्रतिरोधकता, ठीक है। दूसरा अजैविक कारक, अजैविक कारकों के प्रति, अजैविक कारक कौन से हो सकेंगे? उच्च तापमान, उच्च लवणता के प्रति पादपों में प्रतिरोधकता विकसित करना, पादपों में प्रतिरोधकता विकसित करना। मतलब इससे पौधे में हर संभव वो प्रयास किए हैं जिससे उसकी पैदावार बढ़े, न उसको कोई जीवाणु कवक अटैक कर पाए, न उसके ऊपर तापमान, लवणता का फर्क पड़ पाए। एक उसको जो आइडियल कंडीशन चाहिए वही उसको मिले, इसके लिए सारे प्रयास किए गए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अब ये सब चीजें होगी तो ऑब्वियसली बात है पौधे के अंदर जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ेगा, है ना। तीसरा और लिख लो कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका अत्यधिक दक्षता के साथ उपयोग करना।
खनिज लवण या पोषक तत्व, खनिज लवणों का अत्यधिक दक्षता के साथ, अत्यधिक दक्षता से उपयोग करने वाले पादप विकसित किए हमने। ठीक है, तो ये हमने बनाए। और हमने क्या बनाया, शाकनाशी होती है ना, शाकनाशी क्या होती है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता, शाकनाशियों या हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता। अब ये क्या होता है, शाकनाशी। पर जैसे अपन गेहूं की फसल बोई है ना, या फिर कोई भी XYZ अपन ने खेत में फसल बो रखी है और उसके अंदर जो है वो खरपतवार हो गया, तो उस खरपतवार को हटाने के लिए अपन कुछ ना कुछ उसमें केमिकल छिड़कते हैं। वो जो केमिकल है उसको अपन हर्बिसाइड कहते हैं। अब वो केमिकल केवल और केवल उस खरपतवार को ही नष्ट करे, पौधे को नहीं करे, इसकी क्या गारंटी है, कुछ भी नहीं, उससे नुकसान पादप को भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे पादप बना लिए, ऐसे हमारे जो काम के पादप, जैसे गेहूं का पौधा है, कपास, चना, जो भी, ऐसे पौधे बना लिए जो इन हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाए, मतलब इनका पौधे ऊपर कोई असर नहीं पड़े, केवल और केवल खरपतवार ही नष्ट हो। तो इस वजह से अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हुए। क्यों? क्योंकि केवल जो काम का पौधा है वही पनपे, वही उपजे, और जो साथ में खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इसको, हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हुए फसली पादपों का उत्पादन बढ़ाना। फसली पादप कौन से हैं, जो हमारे काम का है, गेहूं है, हमने गेहूं बो रखा है, तो हमारे काम का क्या है, गेहूं है। जो घास उग रखी है वो फसली पादप थोड़ी हो सकता है। हमने घास चाहिए क्या, नहीं, अपन को तो नहीं चाहिए, लेकिन गाय उनको तो चाहिए, तो उनको दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम का तो क्या है, जो हमने बोया है। ये तो थी कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आ सकते हैं एग्जाम में। अब अपन पढ़ेंगे कुछ ऐसे पादप, जैसे कि गोल्डन राइस हमने बनाया, फ्लेवर सावर बनाया, बीटी कॉटन बनाया, तो उनके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। वो भी क्या है, कृषि क्षेत्र के अंदर ही बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, यहाँ पे हर्बिसाइड के विरुद्ध कि एक हमने पौधा बनाया है राउंड अप रेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाता अभी, राउंड अप रेडी। चलिए, राउंड अप रेडी जो पादप है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। जो ग्लायोफोसेट हर्बिसाइड जो होता है, हर्बिसाइड कई प्रकार के हो सकते हैं, ग्लायोफोसेट, ग्लूफोसिनेट, ये हर्बिसाइड के प्रकार। तो ये जो राउंड अप रेडी होता है ये ग्लायोफोसेट ग्लायोफोसेट जो हर्बिसाइड है उसके विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाता है। ग्लायोफोसेट हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखना कि राउंड अप रेडी जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो कौन से हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाता है, ग्लायोफोसेट। ग्लायोफोसेट, ग्लूफोसिनेट ये हर्बिसाइड होते हैं। ग्लायोफोसेट, ग्लूफोसिनेट ये क्या होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। बेटो चलो,
ये कितनी चीजें हमने पढ़ ली? 4 चीजें पढ़ ली भाई। जैविक कारकों के प्रति, अजैविक कारकों के प्रति लवणों का अत्यधिक दक्षता से उपयोग करना और हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता। ये 4 चीजें हमने पढ़ ली किसमें? कृषि के क्षेत्र में। अब 5वीं चीज देखते हैं। 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है पोषक तत्वों से प्रचुर, पोषक तत्वों से प्रचुर पादप किस्मों का विकास। यानी कि हमने ऐसे पादप बनाए जो न्यूट्रिएंट से भरे पड़े, भरपूर मात्रा में वो न्यूट्रिएंट है उसमें, ठीक है। तो ऐसे पादपों का भी हमने विकास कर दिया और इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। सामान्य चावल की अगर अपन बात करें, ये सबको याद है, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। सामान्य चावल जो होता है उसमें एक तो विटामिन ए और एक आयरन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। अब ऐसी आबादी या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगातार चावल का ही प्रयोग किया जाता है, लगातार वो चावल ही खाते हैं, डेली उनके जो भोजन है वही चावल है। अब वो लोग अगर चावल का लगातार सेवन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इस चावल में न तो विटामिन ए है न आयरन है। तो सिंपल सी बात है जो दिख रही है कि उनमें विटामिन ए अगर नहीं है तो रतौंधी जैसे रोग के लक्षण उत्पन्न होंगे। आयरन अगर नहीं है तो एनीमिया कंडीशन आ जाएगी, रक्त की कमी जिसे अपन कहते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिली। अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया कि भाई ये लोग चावल ही खाते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि कुछ बाहर से लाए और वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो चावल में ही कुछ ऐसा करो कि ये इनकी समस्या खत्म हो जाए। तब फिर एक ऐसा चावल बनाया बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो विटामिन ए और आयरन और इसके साथ साथ अन्य पोषक तत्वों से भरपूर था, मुख्य रूप से विटामिन ए और आयरन, ठीक है। तो अब अगर ये विटामिन ए और आयरन से भरपूर हैं और ऐसे चावल का वो उपयोग करेंगे तो ये डिजीज अपने आप नहीं होगी। तो ये बात अपन को लिखनी, ये बात अपन को लिखनी थी कि सामान्य जो चावल होता है, लिख लो इसको, वैसे तुम्हें याद ही है, सामान्य चावल में विटामिन ए व आयरन Fe की कमी होने से इनका सतत उपयोग, सतत उपयोग क्यों लिखा? जो लगातार खाएंगे उनमें ही होगा, अपन तो कभी कभार खाते हैं। इनका सतत उपयोग करने वालों में रतौंधी व आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे रोग होने लगे, ठीक है। अब इसके समाधान के लिए हमने क्या बनाया? इसके समाधान के लिए हमने क्या बनाया? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल। क्यों कहते हैं इसको सुनहरे चावल? क्योंकि इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। ऐसे चावलों का रंग कैसा होता है? हल्का पीले रंग के होते हैं, इसलिए इनको गोल्डन राइस कहते हैं। ये जो है ये विटामिन ए व आयरन से भरपूर होते हैं, विटामिन ए और आयरन से भरपूर होते हैं, ठीक है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अब इसको बनाया कैसे देखो। एक हमने लिया डैफोडिल प्लांट। क्या लिया? डैफोडिल प्लांट। ये एक पुष्पीय पादप है। डैफोडिल प्लांट जो है ये क्या है? एक पुष्पीय पादप है। ये जो डैफोडिल प्लांट है ना, इससे हमने लिया बीटा कैरोटीन। हिंदी में लिख देता हूं बीटा कैरोटीन। इससे हमने लिया बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन, डैफोडिल प्लांट में जो बीटा कैरोटीन बनाते हैं वो जीन हमने लिया। अब बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा? विटामिन ए बनेगा। ये सबको पता है, क्योंकि विटामिन ए के लिए प्रिकर्सर का निर्माण, प्रिकर्सर के रूप में कौन कार्य करता है? बीटा कैरोटीन। यानी कि बीटा कैरोटीन से ही तो आपका विटामिन ए बनता है। ये तो बात आपको पता है। तो अब हमने बीटा कैरोटीन यहाँ से ले लिया और बीटा कैरोटीन से अपने आप लिवर जो है, हमारे शरीर की लिवर बीटा कैरोटीन से क्या बना देगी? विटामिन
ए बना देगी। तो ये तो यहाँ से तो विटामिन वाला काम हो गया। फिर हमने एक लिया बीन प्लांट। बीन प्लांट, ये बीन प्लांट जो है इससे हमने क्या लिया, Ap+2, Ap+2 लिया और इन दोनों के जीनों को चावल में प्रवेश करवा दिया। ठीक है, तो ये बातें हैं अपन को याद रखनी है गोल्डन राइस के बारे में। ये 5 चीजों की पोषक तत्वों से प्रचुर पादप किस्मों का विकास। छठा इसका जो अनुप्रयोग है, छठा अनुप्रयोग क्या है, छठा अनुप्रयोग है हमने कुछ ऐसे पादप बनाए जिससे कटाई के पश्चात की हानि कम हो। अब इसको मैं समझाऊंगा, आपको हो सकता है नहीं समझ में आई पहली बार में। छठा अनुप्रयोग है अपना कटाई पश्चात की हानि को कम करना, या अपन इसे कह सकते हैं उत्पाद की जीवन क्षमता बढ़ाना। इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ वो बढ़ाना, या कटाई के पश्चात की हानि को रोकना। अब इसको समझो, ये चीजें समझ में आ जाएगी। टमाटर आपने सबने देखे हैं, देखिए टमाटर जो होते हैं वो जैसे ही किसान टमाटर तोड़ता है और वो टमाटर सड़ जाते हैं। भाई 2 दिन 4 दिन अगर नहीं बिके तो वो टमाटर सड़ जाते हैं, ना, सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होके फिर वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे तो अब उसने एक साथ इतने सारे टमाटर कर दिए, अगर नहीं बिके, मान लो उसने काट दिए, नहीं बिके तो वो टमाटर तो खराब हो जाएंगे। किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें, वो तो उसी चीज पे डिपेंड है। अब इस चीज को रोकने के लिए अपन ने क्या किया कि भाई टमाटर अगर खराब हो रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो खराब हो रहे हैं। कोई तो कारण होगा टमाटर में, कोई तो ऐसा पदार्थ है, कोई तो ऐसा एंजाइम है, कोई तो ऐसा जीन है जो टमाटर को सड़ने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल होगा। हमने उस जीन को खोजा और उस जीन को साइलेंट करवा दिया, उस जीन को रिप्रेस्ड, उस जीन को दबा दिया हमने कि वो जीन अपना लक्षण प्रकट ही नहीं कर पाए। अगर वो जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा तो टमाटर जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, उनकी जीवन काल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हुआ, कटाई के पश्चात की हानि को रोकना। कटाई के पश्चात की हानि को रोकना मतलब जैसे ही उसने काटे तो उसके बाद उसको वो टमाटर सड़े रहे, या फिर उसकी जीवन अवधि को बढ़ाना, एक ही बात है। वो नहीं सड़ेंगे तो वो अपने आप हानि रुक जाएगी कटाई के पश्चात। ठीक है, तो ये कटाई के पश्चात की हानि को रोकना। इससे हमने एक टमाटर की किस्म बनाई है जिसका नाम है फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर, ये क्या है, टमाटर की एक किस्म है। किसकी है, टमाटर की किस्म, टमाटर की एक किस्म है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है फ्लेवर सावर किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म। फ्लेवर सावर एक टमाटर की किस्म है। इसमें क्या किया, ध्यान से सुनना, टमाटर के सड़ने के लिए मैंने कहा कोई ना कोई जीन उत्तरदायी, तो इसमें एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। ठीक है, तो वो उसमें इसमें रिप्लेस कर दिया गया। ध्यान से सुनना, इसमें अपन लिखेंगे कि कैसे ये किस्म बनाएंगी, जीन साइलेंसिंग मेथड, जीन साइलेंसिंग मेथड। अब इस नाम को ध्यान से सुनोगे, जीन को साइलेंट कर दिया। जीन साइलेंसिंग मेथड द्वारा टमाटर के गलने या सड़ने हेतु, एक ही बात है, गलने हेतु उत्तरदायी एंजाइम बीटा गैलेक्टोयूरोनेज
एंजाइम का नाम ध्यान से याद रखना, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। इस एंजाइम की सक्रियता को क्या कर दिया, संदमित कर दिया। बीटा गैलेक्ट एंजाइम की सक्रियता को संदमित कर दिया गया, जिससे पके हुए टमाटर में इस एंजाइम का स्तर कम होता है वह टमाटर जल्दी नहीं सड़ते हैं। बस समझ में आई बात, समझ में आई। टमाटर की हमने एक किस्म बनाई फ्लेवर सावर, टमाटर की एक किस्म बनाई फ्लेवर सावर। ये जो फ्लेवर सावर हैं ये टमाटर की एक ऐसी किस्म है जो जल्दी नहीं सड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, उत्पाद की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना, बढ़ाना, या कटाई के पश्चात हानि को कम करना। इसलिए हमने टमाटर की एक नई किस्म बनाई फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर किस्म कैसे बनाई? तो जो टमाटर सड़ते हैं उनमें सड़ने के लिए उत्तरदायी एंजाइम को खोजा जो कि बीटा गैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम है। इस एंजाइम को जीन साइलेंसिंग मेथड के द्वारा संदमित कर दिया, इसकी सक्रियता को, जिससे टमाटर में इसका लेवल कम देखने को मिलेगा, और कम देखने को मिलेगा तो टमाटर सड़ेंगे भी कम। ठीक है, ऐसी नहीं है कि सड़ेंगे ही, कुछ ना कुछ तो लेवल उसका मिलेगा, लेकिन कम देखने को मिलेगा, तो जल्दी नहीं सड़े। ये बात, ये छठी एप्लीकेशन हमारी डन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मिटाओ। अब हम पढ़ेंगे पीड़क प्रतिरोधी पादपों का विकास। सातवां जो एप्लीकेशन है वो क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पादपों का विकास। इसमें हमें दो चीज पढ़नी, एक तो आरएनए इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में कहते हैं आरएनए अंतरक्षेप, और दूसरा बीटी कोटन। बीटी कोटन भी क्या है, एक पीड़क प्रतिरोधी पादप है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाने वाले पादप। आठवां है हमने बनाए पीड़क प्रतिरोधी पादपों का, पीड़क प्रतिरोधी पादप किस्मों का विकास। यह समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बिल्कुल आपको लाइन से बता रहा हूं, एकदम। मेडिकल फील्ड में 5 चीजें हमने पढ़ी, ह्यूमुलिन, हिरुडीन, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। 5 चीजें हैं, उसके बारे में जो बातें बताई वो याद रख लेना। फिर हम चल रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहले मैंने बताया जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, खनिज लवणों का अत्यधिक दक्षता से उपयोग करना। तो ये इसके अंदर अपन चलते हुए आ रहे हैं। ऐसे पादप बनाना जो पोषक तत्वों से प्रचुर हो, कटाई के पश्चात की हानि को रोकना, हर्बिसाइड के विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाना, और फाइनली हम पहुंच गए पीड़क प्रतिरोधी पादप किस्मों का विकास। अब इसमें एक चीज होती है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है आरएनए इंटरफेरेंस। एक मेथड है आरएनए इंटरफेरेंस। मेथड का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं आरएनए अंतरक्षेप, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरक्षेप। सबसे पहले तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है, इससे अपन पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि हेडिंग भी हमारी यही है। तो आरएनए इंटरफेरेंस द्वारा हम पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाएंगे। ठीक है, ये तकनीक विकसित किसके द्वारा की गई? तो यहां पे नाम याद रखना, एंड्रयू फायर व क्रुग मेलो द्वारा विकसित की। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इस आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक को बनाया, द्वारा विकसित
आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीक जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड, जीन साइलेंसिंग मेथड पर आधारित है। ये किस पे बेस्ट है? वही जीन साइलेंसिंग मेथड जो हमने टमाटर के अंदर देखी ना, उसी जीन साइलेंसिंग मेथड पर ही कौन आधारित है? आरएनए इंटरफेरेंस। तो सवाल आ जाए कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किस पे बेस्ट है? जीन साइलेंसिंग मेथड या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड पर आधारित है। तो दो सवाल यहां से बन सकते हैं। सबसे पहले ये तकनीक किसने बनाई? एंड्रयू फायर और क्रूग मेलो द्वारा। और ये तकनीक किस मेथड पर आधारित है? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड पर आधारित है। अब इस मेथड के द्वारा यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा सबसे पहले किस पादप में प्रतिरोधकता विकसित की गई, ये हमें देखना है। ध्यान से सुनना। एक तंबाकू का पादप था, तंबाकू का पादप, उसकी जड़ों के अंदर एक निमेटोड्स, निमेटोड्स जो होते हैं अपन पढ़ेंगे जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो निमेटोड्स जो होते हैं, सॉरी एनिमल किंगडम में तो कहां पढ़ेंगे, निमेटोड्स जिसका नाम था मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, वो क्या करता था? इसकी जड़ों को संक्रमित कर देता था। ठीक है, वो इसकी जड़ों को संक्रमित कर देता था। अब जड़ों को संक्रमित कर दिया तो पूरा पादप का सत्यानाश भाई। भाई अगर पत्ती तने उस फूल वगैरह तो करे तो फिर भी सोचे कि चलो ठीक है, जड़ ही खा गया, अब बचा ही क्या। तो अब यहां पे हमने एक ऐसा पादप इस आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा बनाया जो उस नेमेटोड के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाए। वो उसको अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या तो वो उस जड़ को खाएगा तो मर जाएगा या फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यही लिखते हैं इसको कि तंबाकू पादप की सर्वप्रथम इस विधि द्वारा तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित करने वाला एक नेमेटोड्स, जिसका नाम क्या है? मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया, मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये नाम याद रखना कि कौन सा नेमेटोड जो है वो तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित करता था, करने वाला एक नेमेटोड्स मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया के विरुद्ध प्रतिरोधकता विकसित की। बताओ बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई तुम्हें कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसमें किया गया? ठीक, चलो अब हम पढ़ेंगे बीटी कोटन। अब किसकी बारी आ गई? बीटी कोटन। इससे भी पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाएंगे। बेटा दो, चलो सेकेंड जो इसके अंदर है, एक तो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड थी पीड़क प्रतिरोधी पादप किस्म विकास के लिए, और एक होती है बीटी अप्रोच, जिससे अपन किसका निर्माण करेंगे? बीटी कोटन का, बीटी कोटन का। अब ध्यान से सुनो, एक बैक्टीरिया होता है, बीटी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस थुरिएंजिसिस, बैसिलस थुरिएंजिसिस, ये इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है, बीटी का, बैसिलस थुरिएंजिसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी वृद्धि के दौरान
एक एंडोटॉक्सिन का निर्माण करता है। एंडोटॉक्सिन, एंडो का मतलब अंदर, टॉक्सिन मतलब जहर, अपने अंदर एक जहर बनाता है, उसका नाम है क्राइप्रोटीन। ठीक है, उसका नाम क्या है? क्राइप्रोटीन। और क्राइप्रोटीन बनाएगा कौन? क्राइजीन। सिंपल सी बात है, कोई जीन होगा जो प्रोटीन बनाएगा तो वो क्राइजीन हो जाएगा। तो ये जो क्राइप्रोटीन है, पहले तो अपन इसको लिख देते हैं कि बैसिलस थुरिनजिसिस, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अपने अंदर एक एंडोटॉक्सिन का निर्माण करता है। एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जो है वो क्या है? वो है क्राइप्रोटीन। क्राइप्रोटीन, ये क्राइप्रोटीन किससे बनता है? क्राइजीन से। क्राइप्रोटीन किससे बनता है? क्राइजीन से। ये क्राइप्रोटीन बनाना था। अब देखो, शुरुआत में जो सामान्य कपास होते थे उसको कोई भी कीट खाएगा तो उसके पत्ते नष्ट कर देता था, उसके फूल नष्ट कर देता था। अब भाई ये तो एक बहुत बड़ी समस्या फिर से। अब हमने क्या किया कि उस कपास के अंदर इस क्राइजीन को डाल दिया। कपास के अंदर क्राइजीन को डाल दिया। अब क्राइजीन को कपास के अंदर डाल दिया तो कपास के अंदर क्राइप्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। देखो हम किस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं। बैसिलस थुरिनजिसिस से जो क्राइप्रोटीन को कोड करने वाला क्राइजीन है उसको उठाया और कपास के पौधे में डाल दिया, टीआई प्लाज्मिड से जैसे भी डाला। ठीक है, अब उस कपास में क्राइजीन ने क्राइप्रोटीन तो बना दिया। अब ये क्राइप्रोटीन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। पौधे के अंदर ये एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। इसको एक्टिव होने के लिए क्षारीय माध्यम, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। पौधे के अंदर एल्कलाइन मीडियम है नहीं, तो पौधे के अंदर जो क्राइप्रोटीन यहाँ पे इस क्राइजीन ने बनाया वो इनएक्टिव रहेगा। वो क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। अब जैसे ही कोई कीट, चाहे उसका पत्ता खाओ, चाहे उसका फल खाओ, फूल खाओ, कुछ भी खाओ, वो संपूर्ण पौधे के अंदर क्या है? क्राइप्रोटीन है। और क्राइप्रोटीन क्या? एक प्रकार का जहर है। अब जैसे ही वो कीट उसको खाएगा और वो जो पत्ता वगैरह जो भी है उसके आंत तक जैसे ही पहुंचेगा तो उसके आंत के अंदर होता है क्षारीय माध्यम, एल्कलाइन मीडियम। और एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। और एक्टिव होकर के उसकी आंत में छेद ही छेद कर देगा। आंतों में क्या कर देगा? छेद ही छेद कर देगा। इस वजह से यहाँ पे जो है वो कपास की ये जो किस्म है इसको बीटी कॉटन कपास कहते हैं। समझ गए बात को? तो ये चीज अपन को इसमें समझनी थी। लिख लो इसको कि क्राइजीन को पादप में प्रवेश करवाया गया जिससे पादप में इनएक्टिव क्राइप्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब जैसे ही कीट उसको खाएगा, अब जैसे ही कीट इसको खाएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। फिर भारी भरकम लैंग्वेज लिख करके मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ के क्या करूंगा? जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी लैंग्वेज लिख रहा हूं जो आपके दिमाग में सेट करे। लैंग्वेज आपको लिखित एग्जाम तो देना नहीं है ना, फैक्ट बेस्ड सवाल आएंगे। अब जैसे ही इसको कीट खाएगा, उसके मध्यांतर में, यानी कि मिडगट जो होती है, मध्यांतर में क्षारीय माध्यम होने से, क्षारीय माध्यम होने के कारण क्राइप्रोटीन सक्रिय हो जाएगा। अगर हाथों में छेद कर देगा। बताओ मेथड समझ में आएगी नहीं है? बताओ, ईमानदारी से बताना। क्या किया हमने? बीटी यानी कि बैसिलस थुरिनजिसिस बैक्टीरिया जो था उसमें हमने देखा एक एंडोटॉक्सिन बन रहा है, क्राइप्रोटीन। क्राइप्रोटीन।
अब ये जो क्राई प्रोटीन है इसको क्राइजीन बनाना है। हमने इस क्राइजीन को निकाल लिया और पादप में डाल दिया। पादप में क्राइजीन डाला तो पादप के अंदर भी क्राई प्रोटीन बनेगा, लेकिन ये पादप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इनएक्टिव रहेगा। जैसे ही कीट इसको खाएगा, कीट के मध्यांतर में मिडगट में क्षारीय माध्यम है, तो ये जो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन है वो हो गया एक्टिव, और एक्टिव होकर के ये इसकी आंतों में छेद कर देगा। बस कीट का काम तमाम, इतना सा काम है। अब यहां पे एक सवाल जो पिछली लैब असिस्टेंट में भी आया, वो मैं आपको लिखाना चाहता हूं। कहां पे लिखाऊं बताओ, कहां पे लिखाऊं? यहां पे तो आएगा नहीं। चलो इसको लिख लो, फिर मैं बताऊं। लिख लिया होगा? लिख लिया। एक होता है क्राई फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AB, ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट कॉर्न स्टेम बोरर, मक्का तना छेदक इसको कहते हैं। कॉर्न स्टेम, स्टेम मतलब तना, बोरर का मतलब छेदक, मक्का तना छेदक, ये इसका हिंदी नाम है। ये इसके अगेंस्ट होता है। और एक होता है क्राई फर्स्ट, फर्स्ट तो ये हो गया, क्राई सेकेंड AB और क्राई फर्स्ट AC, ये किसके अगेंस्ट होता है? तो ये अगेंस्ट होता है अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहां पे ये आएगी कि कौन सा कॉर्न स्टेम बोरर में था, कौन सा कॉटन बोलवर्म में था, ये इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो इसको बड़े ही अच्छे से, कोई ट्रिक है आपके पास तो मुझे भी कमेंट करके बता देना, मैं आप आगे बच्चों को बता दूंगा। और या फिर जैसे भी आप इसको याद रखो, बस बड़े ध्यान से रखना है, क्योंकि भूल जाओगे। मुझे पक्का पता है कि आप इसमें इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, किस में क्राई फर्स्ट AB है, किस में क्राई सेकेंड AB, क्राई फर्स्ट AC। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा यहां तक हुआ कंप्लीट। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब जो है हम बात करेंगे कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स और कुछ फैक्ट है उसके बारे में। 10-15 फैक्ट है जिसको मैं बता देता हूं, सीधे एग्जाम में छपेंगे, उनको याद रख लेना, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लो। मिटा दो। चलो अब हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल यानी कि पारजीवी जंतु। कुछ फैक्ट है, सीधे सीधे याद कर लो, बस दिमाग लगाना ही। पहला फैक्ट, 95% से भी अधिक जो पारजीवी जंतु है वो चूहे हैं। वो क्या है? चूहे हैं। रेट, ये फिर से यहां पे कैसे चिपक रहा है? चलो 95% से भी अधिक जो पारजीवी जंतु वो क्या है? चूहे हैं। क्यों बना? क्योंकि टीके मानव पर लगाने से पहले चूहों पर प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, टीकों का प्रयोग मानव से पहले इन पारजीवी चूहों पर होता है। ठीक। दूसरी बात, पहली पारजीवी गाय कौन सी है? पहली पारजीवी गाय कौन सी है? ट्रांसजेनिक काउ, तो
तो वो है रोजी। कौन सी है? रोजी। इसके अंदर क्या खास बात है, क्यों बनाई इसको? क्योंकि इसके अंदर जो ये गाय जो दूध उत्पन्न करेगी उसके अंदर अल्फा-1 लैक्टोअल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होगा और वो इतनी ज्यादा मात्रा में होगा, लगभग 1 लीटर में 2.4 ग्राम। सामान्य जो गाय के दूध होते हैं उसमें ये प्रोटीन इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इस रोजी गाय में एक प्रोटीन पाया जाता है अल्फा-1 लैक्टोअल्ब्यूमिन। अल्फा-1 लैक्टोअल्ब्यूमिन, ठीक है। ये प्रोटीन किसमें पाया जाता है? रोजी गाय। अब आपसे पूछ ले पहली ट्रांसजेनिक भेड़ कौन सी है? पहली ट्रांसजेनिक या पारजेनिक एक ही बात है, ट्रांसजेनिक भेड़। तो ट्रांसजेनिक भेड़ हो जाएगी ट्रेसी। ट्रेसी। पहला पारजेनिक बंदर कौन सा है? फर्स्ट परजीवी बंदर, तो उसका नाम ये याद रखना भाई, अंधी, ठीक है, ANDI। ट्रांसजेनिक भेड़ ट्रेसी, पहला परजीवी बंदर ANDI, ठीक है। अब एक और फैक्ट इसमें याद रख लेना, एक चीज होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसका प्रयोग वात स्फीति जिसको अपन कहते हैं एम्फाइसीमा के उपचार में किया जाता है। ये भी क्या है? एक ह्यूमन प्रोटीन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी एक ह्यूमन प्रोटीन है, अल्फा-1 लैक्टोअल्ब्यूमिन भी एक ह्यूमन प्रोटीन है, मानव प्रोटीन है। तो ये लिख लेना इसके नीचे, ये दोनों ह्यूमन प्रोटीन है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? एम्फाइसीमा के उपचार में, और ये रोजी गाय के दूध में पाया जाता है, ठीक है। और क्या लिखूं बताओ? और क्या लिखा बताओ? एक और चीज लिख लो। चलो यहां पे इतना ही लिखो। मिटा दो इसको, लिख लिया? ये फैक्ट है, सीधे सीधे याद कर लो बस। एक चीज मैं और बताना भूल गया, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एक और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, लिख लो इसको नोट करके। आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती, द्वारा खोजा गया स्यूडोमोनास प्यूटिडा का प्रभेद, जिसे सुपरबग भी कहते हैं, के द्वारा 3/4 तेलीय प्रदूषण का नियंत्रण किया जाता है। क्या बात है सर, समझ में नहीं आई? समुद्र में, यानी कि समुद्र जो होते हैं उसमें बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, तो उससे समुद्र के अंदर जो तेलीय प्रदूषण होगा, ये जो सुपरबग है वो उस 3/4 तेलीय प्रदूषण को नियंत्रित करता है, 3/4 तेलीय प्रदूषण को साफ कर देता है। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है, लिख लिया? चलो अब कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको, लिखते जाओ बस। GEAC, ये एक कंपनी है, इसका पूरा नाम क्या है? कमिटी है, सॉरी, इसका पूरा नाम है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी,
ये इसका पूरा नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज बायोटेक्नोलॉजी से बनानी है और कौन सी नहीं बनानी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी मेथड है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी मेथड तो है ही, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक मेथड भी है। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई, जो जिस चीज को अप्रूव मिलेगा वही चीज आएगी। क्योंकि हमने शुरुआत में, मैं बार बार कह रहा हूं, मानव के कल्याण के लिए हमें चीजें बनानी है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है जिसके बहुत दुष्प्रभाव हो। ठीक है, तो ये कमेटी जो है वो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। काम क्या करती है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक शब्द आता है बायोपायरेसी। क्या है बायोपायरेसी? ये क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, वो किसी राष्ट्र का, किसी देश का या कुछ लोगों का जो वहां के संसाधन है उनका वो उपयोग करेगी बिना उनकी अनुमति के और बिना उसका पैसा जो खर्च है वो भुगतान किए। समझ आई? मतलब जैसे कि मेरा खेत है और मेरे खेत पे अधिकार मेरा है, बाहर से कोई लोग आए और मेरा खेत जोतने लग जाए। ठीक है, अब ना तो वो मेरे से पूछे कि मैं तुम्हारा खेत जोत रहा हूँ, है ना भाई, मैं अच्छा बंदा हूँ तो हो सकता है मैं कहता हूँ हाँ ठीक है 1-2 साल के लिए तुम बोले, और ना तो वो पूछे ना मेरे को वो रुपए दे कि भाई तेरा ये जो जैसे कि इजारा पद्धति चलती है अपने खेतों में कि मैं तेरा खेत यहाँ पे 1 साल के लिए बोऊंगा और जो भी है 1 बीघे का 3,000 रुपये 4,000 वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो न तो वो उसका भुगतान करते हैं और न उनकी अनुमति लेते हैं और वहां के जो संसाधन है उसका वो प्रयोग करते हैं। तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति लिए व बिना भुगतान किए उनके जैविक संसाधनों का प्रयोग करें। ये होती बायोपायरेसी। समझ आ गया? बस इतनी चीजें समझनी थी आपको। एक चीज और होती है पेटेंट। क्या होता है पेटेंट? ये भी आप याद रख लेना। पेटेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को खोजता है, कोई चीज बनाता है बहुत मेहनत से जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, तो वो चीज का उसको पेटेंट मिल जाता है। मतलब वो कुछ एक निश्चित समय के लिए, फिक्स समय के लिए जो दर वो सेट करेगा वही दर रहेगी। बाकी कोई कंपनी उसको नहीं बना सकती, न उसको बेच सकती उसकी अनुमति के बिना। ये होता है पेटेंट, है ना। जैसे कि बासमती चावल है तो उसका भारत के पास उसका पेटेंट है क्योंकि वो उसने बनाया। कोई भी चीज जो है वो जिसने बनाई है उसको आर्थिक रूप से फायदा मिले, जो उसने रिसर्च की है, जो उसने इतना खोजबीन की है, तो कुछ ना कुछ तो उसको फायदा मिलना चाहिए। भाई कोई चीज मैं बना रहा हूँ और मैं बना के उसको फिर लॉन्च करूँ और बाकी सारे भी बना के वो बेचने लग जाए। अब मैं बेचूंगा 200 रुपये में, बाकी लोग बेचेंगे 100 रुपये में। क्यों? क्योंकि उनको न तो कोई रिसर्च का खर्चा आया, न उन्होंने कुछ किया, तो उनको तो कुछ है ही नहीं, वो तो 100 में बेचेंगे, तो मेरा तो घाटा हो जाएगा ना इसमें। तो उस व्यक्ति को घाटे से बचाने के लिए, उसके फायदे के लिए, उसको कुछ निश्चित समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी उचित है, उसको उसका पेटेंट दे दिया जाता है। समझ गए? तो वो होता है पेटेंट। ठीक है, ये होता है पेटेंट। चलो लिख लो उसको। ये हमने ऑलमोस्ट
पूरी बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसको क्लियर कर लिया और प्रोसेस हमने इससे पहले पढ़ ही लिया है। आई होप आपको चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी होगी। सवाल यहीं से बनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो जितना बताया गया है उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जो बताया है वो अगर आपको याद है, आपका सवाल गलत नहीं होगा, बस इतना सा विश्वास रखना है, ठीक है। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर देना, कर लिया है तो बहुत बहुत बढ़िया, और आगे इसको शेयर करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास।